नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बात शुरू करते हैं आज की अच्छी खबर से। आज से देश भर में रसोई गैस का सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। क्योंकि पिछले 2 साल से रसोई गैस का सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा था। एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1103 रुपए तक पहुंच गई थी। अब इस पर लगाम लगेगी। अब गैस का सिलेंडर दिल्ली में 903 रुपए का मिलेगा। क्योंकि आज ओणम का त्योहार है, रक्षाबंधन आने वाला है, इसके बाद जन्माष्टमी, नवरात्र, दशहरा और दिवाली के पर्व होंगे। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले सरकार ने महंगाई से जनता को राहत देने के लिए उपाय करने शुरू कर दिए हैं और पहले कदम के तौर पर गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती का फैसला किया गया। आज आईएनबी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने बताया कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की माताओं बहनों को रक्षाबंधन का उपहार दिया है। इसमें किसी तरह के कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। हर वर्ग के लोगों को गैस सिलेंडर 200 रुपए सस्ता मिलेगा। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने का भी फैसला किया। अनुराग ठाकुर ने बताया कि जो नए परिवार बने हैं या पिछली बार जिन परिवारों को किसी कारणवश उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल पाया था, अब ऐसे 75 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन, गैस का सिलेंडर, चूल्हा और कनेक्शन पाइप मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार ने यह फैसला समाज के एक बड़े वर्ग को राहत देने के लिए किया है। इसलिए जैसे ही फैसले का ऐलान हुआ, इस पर सियासत शुरू हो गई। विरोधी दलों ने कहना शुरू कर दिया कि सरकार समझ गई है कि महंगाई की मार झेल रही जनता चुनाव में बीजेपी को सबक सिखाएगी। इसीलिए सरकार ने चुनावों को देखते हुए यह फैसला किया। सरकार के इस फैसले पर राजनीतिक दलों के नेताओं ने क्या क्या कहा और जनता ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, यह मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगा कि रसोई गैस के सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी से सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले सुनिए कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा। आज ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे। सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपये दाम कम होंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी। आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है। तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं, उसका दाम 200 रुपये कम कर दिया गया है। यहां एक बात बताना जरूरी है, आम लोगों को तो गैस सिलेंडर 200 रुपये सस्ता मिलेगा, लेकिन जिन लोगों ने उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लिया है, उन्हें गैस सिलेंडर 400 रुपये सस्ता मिलेगा। क्योंकि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 60 लाख उपभोक्ताओं को सरकार पहले से गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है। यह सब्सिडी जारी रहेगी। इसलिए जिन परिवारों के पास उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है, उन्हें एक सिलेंडर 703 रुपए का पड़ेगा। आज के फैसले से सरकारी खजाने पर 7,680 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि 2014 में देश में कुल 14 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जिनकी संख्या बढ़कर 33 करोड़ हो गई है। 2014 में आम लोगों को एलपीजी सिलेंडर 410 रुपए में मिलता था, लेकिन इस पर सरकार 831 रुपए की सब्सिडी देती थी। इस तरह 2014 में घरेलू सिलेंडर की कीमत 1241 रुपए थी। नरेंद्र मोदी की अपील पर लोगों ने गैस सिलेंडर पर सब्सिडी को छोड़ दिया। इसके बाद आम लोगों के लिए गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ते बढ़ते 1103 रुपए तक पहुंच गई। आज सरकार की तरफ से कहा गया कि पिछले 3 साल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के दामों में करीब 303% की बढ़ोतरी हुई। इसका असर गैस सिलेंडर की कीमतों पर भी पड़ा। लेकिन इसके बाद भी भारत सरकार ने गैस के दाम सिर्फ
63% बढ़ाए और हर सिलेंडर की कीमत आज 200 रुपए कम कर दी। हालांकि मोदी सरकार के मंत्रियों का सबसे ज्यादा जोर उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरीज पर है। स्मृति ईरानी ने कहा कि उज्ज्वला योजना में हर साल 12 सिलेंडर पर 200 रुपए की सब्सिडी पहले से थी, अब उन्हें 400 रुपए का फायदा होगा। 200 रुपये घरेलू गैस के सिलेंडर पर कम किए गए हैं, इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपये का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपये और घटा तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपये का फायदा हुआ है। बड़ी राहत है मैम राखी के मौके पर, आपने भी जैसे बताया कि महिलाओं के लिए राखी पर बहनें ये अपेक्षा करती हैं कि भाई कोई ना कोई शगुन देगा, तो ये हमारे लिए शगुन से कम नहीं है। ये बात तो सही है कि इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतों में भारी उछाल आई। भारत में गैस की जितनी खपत होती है उसका 60% हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। इसलिए जब दुनिया में गैस की कीमत बढ़ती है तो उसका असर हमारे देश पर भी पड़ता है। क्योंकि देश में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ गया है, गैस की खपत बढ़ी है, इसलिए इंपोर्ट भी बढ़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2015-16 में हमारे देश में कुल 19.62 MMT यानी मिलियन मीट्रिक टन गैस की खपत थी, जो 2022-23 में बढ़कर 28.50 MMT हो गई। लेकिन आम लोगों को इन फिगर से, इन आंकड़ों से कोई मतलब नहीं होता। उन्हें सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि गैस का सिलेंडर उन्हें कितने का मिल रहा है। इसीलिए आज जब सरकार ने गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती का ऐलान किया तो लोगों ने राहत की सांस ली। मुंबई में हमारे संवाददाता सूरज ओझा ने कुछ महिलाओं से बात की तो सबने कहा त्योहारों का सीजन आ रहा है, गैस की जरूरत बढ़ जाती है, ऐसे में सिलेंडर सस्ता होना अच्छा है। हालांकि कुछ महिलाओं का यह भी कहना था कि कीमत में और कमी करनी चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक तो दाम बढ़ा ही रहे थे, अभी कम हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी गणपति आ रहे हैं, दिवाली आ रहा है, नवरात्र आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सब महिलाएं बहुत खुश है। अभी 200 रुपये कम हुए, हमारी यही इच्छा है कि और कम हो तो भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सब तीज त्यौहार आ रहे हैं तो उस समय हमको गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हर बजट में भी थोड़ा सा रिलीफ आ रहा है और अच्छी बात है। हम बहुत खुश है कि भाव कम हो रहे गैस के। तीज त्यौहार पे तो बोनस जैसा मिल गया है गवर्नमेंट की तरफ से। वो कम करना ही चाहिए क्योंकि ये जो 1100-1200 रुपये गैस का हो गया है वो पहले कितना कम था, वो कम से कम 100% 200% बढ़ गया है। एटलीस्ट कम तो होना ही चाहिए। वो पहले कितना सस्ता था, फिर उसमें 200 रुपये ये कम किया, कुछ फ़ायदा ही नहीं है उसका तो। हाँ, लेकिन उससे कम होना ही चाहिए, नहीं तो आज एक गैस कम किया, कल आलू बढ़ जाएगा, परसों टमाटर बढ़ जाएगा, वो सब पॉलिटिक्स ही चलता रहता है। सिर्फ मुंबई नहीं, हर जगह हाउसवाइफ की प्रॉब्लम तो गैस है ही। इसलिए कोलकाता, रांची, पटना, लखनऊ, कानपुर, भोपाल, जयपुर, बेंगलुरु, सब जगह से, तमाम शहरों से नरेंद्र मोदी के फैसले पर आम लोगों के रिएक्शन मिले। हर जगह लोगों ने कहा कि सरकार का फैसला राहत देने वाला है। लोगों ने कहा उन्हें लगता है कि सरकार आने वाले दिनों में इसी तरह के और भी फैसले करेगी, जनता को और राहत देगी। बहुत राहत है। हमारे मासिक बजट में ये बहुत अच्छा काम किया है और इससे हमारे मासिक बजट बनाने में अच्छा हुआ है एंड वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी बिकॉज यू नो एवरीथिंग स्टार्ट्स विद फूड एंड एवरीथिंग एंड्स विद फूड। और फूड इंडिया, इसके लिए हम लोग मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। गिफ्ट है महिला के लिए क्योंकि शुरुआत तो किचन ही से है और किचन का बजट जितना संतुलित रहेगा हमारा बजट उतना संतुलित रहेगा। महीने के खर्च में ही बजट की कटौती करके हम कुछ अपने लिए कर सकते हैं। हाँ ठीक है, 200 रुपये की रात नॉट बैड। बहुत अच्छा है, आगे बने लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और इस पर बहुत मतलब हंगामा था कि महंगा हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। सब लोग को खुशी हो रही है। 200 रुपया पहले भी मतलब खाता में आ जाता था, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा फैसला है, बढ़िया फैसला, जनता के लिए अच्छा है।
तब 200 रुपये सस्ता हो तो अच्छा ना है फैसला। ये सब कुछ महंगाई बढ़ता जा रहा है, कुछ तो कम होना चाहिए। सरकार के इस फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर लिखा कि रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है। गैस में कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी और उनका जीवन आसान होगा। मोदी ने लिखा, मेरी हर बहन खुश रहे, स्वस्थ रहे, सुखी रहे, ईश्वर से यही कामना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले का असर सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ेगा, हाउसवाइफ्स पर पड़ेगा, क्योंकि रसोई गैस की कीमतों का सबसे ज्यादा प्रभाव किचन के बजट पर होता है। मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी की महिलाओं ने भी कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से घर चलाने में थोड़ी आसानी तो होगी। अगर सरकार गैस सिलेंडर के साथ खाने पीने की दूसरी चीजों की कीमतों पर भी काबू करे तो और अच्छा होगा। हाँ, ये तो बहुत ही फायदे की बात है। त्यौहार के लेकर हम लोग बहुत खुश हो गए हैं और बहुत अच्छे से पकवान बना सकते हैं। रक्षाबंधन आया तो, नहीं तो बहुत दिन से सिलेंडर बहुत महंगा रहा, इसलिए हम लोग बहुत दिक्कत में आ जाते। थोड़ी सी बचत किचन से होती है जो हम लोग कर नहीं पाते थे। आज हम लोग बहुत खुश हैं इसलिए कि सिलेंडर का दाम 200 सस्ता हो गया है, और सस्ता हो जाए तो और भी बढ़िया है। हम लोग का पकवान किचन का बहुत अच्छा से हो सकता है। हम लोग तो बहुत खुशी की बात है कि 200 रुपया हमारे लिए बहुत कम हो गया। हर गृहिणी के लिए खुशी की बात है, और ऐसे सरकार हम लोग के पक्ष में ऐसे काम करते रहे तो बहुत खुशी की बात होगी। 200 रुपया हम लोग के लिए बहुत है। जब सिलेंडर महंगा था तो कितनी दिक्कत तो होती थी कि भाई हम लोग भरवाना तो है ही है, खाना तो बनाना है ही है, लेकिन अब किसी तरह अपना व्यवस्था करके हम लोग भरवाते ही हैं। भरवाना तो है ही है, लेकिन अब जो 200 रुपया कम हो जा रहा है हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। मैंने आपको सरकार का पक्ष दिखाया, सरकार के फैसले पर महिलाओं का रिएक्शन दिखाया। अब आपको विरोधी दलों के नेताओं की बात सुनवाता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव से लेकर सुप्रिया सुले तक तमाम नेताओं ने गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती के फैसले को चुनावी राजनीति से जोड़ा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्विटर पर लिखा, जब वोट लगे घटने तो चुनावी तोहफे लगे बंटने। इसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता अजय रॉय ने कहा कि दुकानदार की चतुराई है, पहले कीमत बढ़ाओ फिर डिस्काउंट के नाम पर थोड़ी छूट देकर वाहवाही लूटो। ये बदमाश दुकानदार जैसे कहानी है। 400 रुपये का सामान को 1200 कर दिया, फिर बोलते हैं कि बेशर्मी से कि हमने 200 रुपये का डिस्काउंट दिया। आप बताइएगा कि मोदी जी भी एक जो है एक क्या बोलते सड़ा बदमाश दुकानदार हो गए। 400 रुपये का सामान को उन्होंने 1200 कर दिया, फिर 200 रुपये का डिस्काउंट देके बोलते कि, और फिर बोलते कि जो है बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं कि हम आपको जो गिफ्ट दे रहे हैं। आप देख लीजिए, चुनाव आ रहा है इसलिए मोदी जी टेंशन में है, और सचमुच में राहत अगर उनको देनी थी तो राजस्थान चले जाते हैं, वहाँ तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी कम से कम कांग्रेस की सरकार से तो कुछ सीख लो। लेकिन इतना ही मैं कहूँगा कि पहले दाम आपने बढ़ाया 1100, 1300, 1200 तक, और फिर आप बेशर्मी के साथ कहते हो कि हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं। वाह मोदी जी। ममता बनर्जी ने तो गैस सिलेंडर के दामों की कटौती का क्रेडिट ऑपोजिशन पार्टीज की एकता को दिया। ममता ने कहा कि पिछले 2 महीने में विपक्षी इंडिया अलायंस की 2 मीटिंग हुई हैं और इसका असर यह हुआ कि सरकार ने गैस के दाम में 200 रुपए की कमी कर दी। यह है इंडिया का दम। ममता की लाइन विरोधी दलों ने पकड़ ली। इंडिया अलायंस की मीटिंग के लिए लालू यादव के साथ मुंबई पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि जैसे जैसे इंडिया अलायंस और मजबूत होगा, सरकार पर प्रेशर पड़ेगा और जनता को इसी तरह की और सहूलियतें मिलेंगी। सर, आपकी बैठक के बीच 200 रुपया सब्सिडी दे दी गई गैस को, ये खबर ये तो प्रेशर है ना। अभी आप अभी देखिएगा, अभी तो दूसरी बैठक में 200 रुपये कम किया इन लोगों ने, तो आगे आप देखिएगा जब पूरी तरीके से इसका स्वरूप बन जाएगा, सारी चीज फाइनलाइज हो जाएगी, तब मजबूती के साथ। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने भी कहा कि कर्नाटक असेंबली इलेक्शन में जनता ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी को रिजेक्ट कर दिया था। अब 3 राज्यों में चुनाव हैं, इसलिए सरकार डरी है। हालांकि इसके साथ ही सुप्रिया ने कहा कि 200 रुपए की कमी से क्या होगा, 500-600 रुपए कम करने चाहिए थे। उन्होंने कहा जब यूपी की सरकार थी तो सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे। सरकार को 4.5 साल तक गैस सस्ती करने की याद नहीं आई।
अब इलेक्शन आते ही दाम कम किए, लेकिन वो भी सिर्फ 200। अरे जुमले का सरकार है, 200 से क्या होने वाला है इस देश में? आप 500 नहीं और कम करना चाहिए था। हमारी जब सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था, अभी 1150 है। 200 कम करने से क्या, किस बहन को इसके 200 रुपए बचा के 500 700 कम करने चाहिए थे? और ये सारे इलेक्शन का जुमला है। अभी आ गया इलेक्शन, इसलिए 4.5 साल इनको नहीं सोचा कि महंगाई है। और कर्नाटका के लोगों ने इनको रिजेक्ट किया महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, इसलिए केंद्र सरकार डरी हुई है। मोदी के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी भी बोले। ओवैसी ने कहा कि गैस सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कमी ठीक है, लेकिन ये और भी कम किया जा सकता है। और इसके बाद ओवैसी ने सरकार को वो फॉर्मूला भी बता दिया जिससे गैस सिलेंडर सिर्फ 300 रुपए में मिल सकता है। ये नाकाफी है और कमी करनी चाहिए थी। या जो कमी का दावा कर रहे हैं और क्रेडिट ले रहे हैं, वो आज भी एक गरीब के लिए बहुत महंगी चीज है। पेट्रोल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, डीजल की कीमत भी कम नहीं हो रही है, और G20 के लिए करीब 3,500-4 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अगर वही पैसा गैस सिलेंडर में दिया जाता तो गैस सिलेंडर 300 रुपए में आ जाता। ये बहुत आज भी कीमतें ज्यादा है। मैं नहीं समझता कि इससे कुछ गरीबों को फायदा होगा। विरोधी दलों को जवाब दिया पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी ने। हरदीप पुरी ने कहा कि विरोधी दलों के नेता सिलेंडर की कीमत कम होने का क्रेडिट ले रहे हैं। बेहतर होगा अब ममता बनर्जी, अशोक गहलोत, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, केरल में, पंजाब में डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करें। सस्ते सिलेंडर को चुनाव से जोड़ने पर हरदीप पुरी ने कहा कि भारत में तो साल भर किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। ऐसे में सरकार कोई भी फैसला लेगी तो विपक्ष उसे चुनाव से जोड़ देगा। अब ये ममता जी के यहाँ से कई बड़े इंटरेस्टिंग बयान आ रहे हैं। आप उनसे पूछिए आपके स्टेट में और बीजेपी रूल स्टेट में, जैसे आप मान लीजिए असम है और कोई और स्टेट्स जो हैं, 10 रुपए पर लीटर का फर्क है। 10 रुपए पर लीटर। तो कोई किसी जब पेट्रोल पंप में जाता कोई 1 लीटर थोड़ा ना भरवाता। किसी का टैंक 35 लीटर का होता है, किसी का 55 लीटर का होता है। तो 10 रुपए का फर्क हो, इसीलिए ये हमने जो निर्णय लिया था उस समय सेस कम करने का। दुनिया भर में दाम बढ़ते रहे, भारत में अप्रैल 2022 से 1 पैसा भी दाम बढ़ा नहीं। हमसे ये हमारे पे निंदा करते हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अरे भाई, पिछले साल से अब तक भी कई चुनाव आए हैं और हमारा संविधान और राजनीतिक सिस्टम इतना शानदार है, हर साल में कोई ना कोई तो चुनाव होते हैं। हरदीप पुरी ने विपक्षी दलों को अपने राज्यों की सरकार वाले राज्यों में सस्ता पेट्रोल डीजल और गैस देने की चुनौती दी तो कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव वल्लभ पूरा हिसाब लेकर आए। गौरव वल्लभ ने कहा कि मोदी सरकार ने 1150 का सिलेंडर 950 का कर दिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर सरकार में दम है तो राजस्थान की तरह एक सिलेंडर 500 रुपए में देकर दिखाए। 1150 रुपए के आसपास देश में सिलेंडर मिलता है। 200 के बाद भी वो कितने का हुआ? 950 का। और राजस्थान में 74 लाख परिवारों को 500 के अंदर गैस का सिलेंडर मिल रहा है। मोदी जी, अभी भी आप में और अशोक गहलोत जी में और आप में और कांग्रेस की सरकारों में गैस सिलेंडर के अंदर 450 रुपये प्रति सिलेंडर का अंतर है। ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। प्रति माह 50-50 रुपयों की वृद्धि की गई थी, हम भूले नहीं उस क्षण को। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में कोई अप्रत्याशित वृद्धि नहीं हुई, एकदम स्टेबल बनी हुई है। अभी तो कम हुई बीच में। तो आज भी 1150 वाला मोदी जी का गैस का सिलेंडर 950 में मिलेगा और कांग्रेस का गैस का सिलेंडर राजस्थान में 74 लाख परिवारों को 500 के अंदर मिलेगा। तो यही अंतर है। उज्ज्वला योजना के तहत अब तक जिन 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का फायदा मिला है, उनमें सबसे ज्यादा करीब 1.25 करोड़ परिवार उत्तर प्रदेश से हैं। यही वजह कि आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा, रक्षाबंधन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को जो तोहफा दिया है उससे इन परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
1,75,00,000 से अधिक उज्ज्वला योजना के लाभार्थी इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। प्रति सिलेंडर 200 रुपये की छूट यह मार्च 23 में दी गई सब्सिडी के अतिरिक्त है। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर देश भर की उन करोड़ों माताओं बहनों के लिए जिन्होंने पहली बार एक स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर की इस परिकल्पना को साकार किया है, उन्हें और भी सस्ता रसोई गैस का सिलेंडर मिलेगा और स्वाभाविक रूप से भारत की व्यवस्था में हमारी माताएं और बहनें रसोई की मालकिन होती हैं, गृहस्थी की मालकिन होती हैं, उनके लिए अपनी रसोई चलाना और आसान हो पाएगा। ये बात तो सही है कि सब्सिडी खत्म होने के बाद एलपीजी सिलेंडर के दाम लोगों को परेशान कर रहे थे, इसलिए सरकार के फैसले से आम लोगों को राहत तो मिली है। जहां तक इस फैसले को लेकर हो रही सियासत का सवाल है, तो विरोधी दलों के रिएक्शन से इस बात का सबूत मिलता है कि मोदी के इस फैसले से बीजेपी को चुनावों में फायदा हो सकता है। कांग्रेस ने कर्नाटक में सस्ता सिलेंडर देने का वादा किया था, उसे सफलता मिली, इसलिए राजस्थान सरकार ने चुनाव से पहले 500 रुपए में सिलेंडर देने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस यही वादा कर रही है कि अगर उसकी सरकार बनी तो 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। जब विरोधी दल चुनाव के मौके पर गैस के दाम कम कर सकते हैं या लोगों को सस्ते दाम पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा कर सकते हैं, तो फिर मोदी के इस फैसले पर वो आपत्ति कैसे कर सकते हैं? चुनाव के मौके पर लोगों को सस्ती चीजें ऑफर करने का प्रिविलेज सिर्फ विरोधी दलों के पास तो नहीं है। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आज रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर सिलेंडर की कीमतों में कमी करके विपक्ष को अपनी रणनीति पर एक बार फिर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। विरोधी दलों के नेता ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी ने आज तो गैस सिलेंडर सस्ता किया क्योंकि वो उनके प्रेशर में आ गए, ऑपोजिशन पार्टियों के इकट्ठा होने से डर गए। लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी चुनावी राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं, वो जानते हैं किस मौके पर कौन सा कदम कब उठाना है। अब मुंबई में एंटी मोदी मोर्चे की जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें इस मसले पर बात होगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को विरोधी दलों के गठबंधन अलायंस इंडिया की मीटिंग मुंबई में हो रही है। इंडिया अलायंस की तीसरी मीटिंग होगी, लेकिन अब तक न तो यह तय हो पाया कि अलायंस का कन्वीनर कौन होगा और न यह तय हुआ कि अलायंस का चेहरा कौन होगा। न सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हुआ, न कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना। गठबंधन में शामिल ज्यादातर पार्टियों के नेता चाहते हैं कि सारी बातें जल्दी से जल्दी तय हो जाए, तो फिर अक्टूबर से गठबंधन की ज्वाइंट पब्लिक मीटिंग का सिलसिला शुरू हो। नीतीश कुमार ने आज यहां तक कह दिया कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, हो सकता है मोदी वक्त से पहले चुनाव करवा दें, हो सकता है चुनाव दिसंबर में हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो सके सारी बातें तय हो जानी चाहिए। हमारा काम है अधिक से अधिक पार्टियों को एकजुट करना। व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई चीज का, कोई पद का या कोई चीज की इच्छा नहीं है। चुनाव तो कभी भी हो सकता है, ये कोई जरूरी है कि समय पर करावे। तो शुरू से न बोल रहे हैं, आपको बोलिए, हम तो आपको 7-8 महीना पहले से न कह रहे हैं कि लोग पहले भी करा सकते हैं, इसलिए सबको एकजुट होना चाहिए, तो उसी में हम लगे हुए। जो बात नीतीश कुमार ने आज कही, वही बात ममता बनर्जी ने कल कह दी थी। ममता बनर्जी ने कोलकाता में कहा था कि विरोधी दलों को भी चुनाव की तैयारी में ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने हेलीकॉप्टर बुक करवा लिए हैं, चुनाव आयोग में भी बदलाव किए जा रहे हैं। उन्हें शक है कि बीजेपी विपक्ष को चौंकाने के लिए दिसंबर या जनवरी में चुनाव करवा सकती है। आप लोग सोचते होंगे कि मैं छिप छिप कर कुछ करूं, लेकिन पार्टी बदनाम होती है, उसकी चिंता नहीं करते। आज ही जीत के क्या होगा, मुझे तो 5 साल हो गए जीते हुए। 2 दिन बाद लोकसभा चुनाव हैं,
मुझे तो संदेह है कि ये लोग दिसंबर में ही ना पार्लियामेंट चुनाव करा दें। इनके ऊपर विश्वास नहीं है, ये कुछ भी कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कमेटी के गठन के लिए बोला था, उनका नाम हटा दिया। पता नहीं अब जो ये भाजपा का कैबिनेट मिनिस्टर है, अरे बाप रे, जो एक लट्टू है, उतने बड़े मिनिस्टर को जिम्मा दिया है चीफ इलेक्शन कमीशन का। जो एक लट्टू है, लट्टू की तरह घूमेगा, बस घूमते घूमते लुढ़क जाएगा। विरोधी दलों को लगता है कि नरेंद्र मोदी विरोधियों को सोचने का वक्त ही नहीं देते, चौंकाने वाले फैसले करते हैं। इसलिए हो सकता है कि लोकसभा चुनाव वक्त से 4-5 महीने पहले ही करवा दें। इसीलिए विपक्ष में खलबली दिख रही है। वैसे तो इंडिया अलायंस की मीटिंग परसों शुरू होनी है, लेकिन मुंबई में नेताओं का पहुंचना आज ही शुरू हो गया। लालू यादव तेजस्वी के साथ आज मुंबई पहुंच गए। मुंबई के लिए रवाना होने से पहले पटना में लालू ने कहा कि चुनाव जब भी हो, विरोधी दल तैयार है। लालू ने कहा कि इंडिया अलायंस ने पीएम मोदी का गला पकड़ लिया है और उन्हें सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे। मुंबई में नरेंद्र मोदी के नट्टी पर चढ़ने जा रहे हैं हम लोग। आज का दिन नरेंद्र मोदी के नट्टी पर पकड़े हुए हैं, एकदम हटाना है। लेकिन कांग्रेस की अपनी अलग रणनीति है। कांग्रेस खुद को विरोधी दलों के अलायंस के अगुवा के तौर पर दिखाने की कोशिश में लगी है। राहुल गांधी को अलायंस के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती है। इसीलिए मुंबई में राहुल गांधी का भव्य स्वागत होगा। राहुल गांधी 11 साल के बाद कांग्रेस के दफ्तर में जाएंगे। इसके बाद उनका रोड शो करने का भी प्लान है। पता तो ये भी लगा कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने विरोधी दलों के अलायंस के संयोजक के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोल रहा, क्योंकि मीटिंग से पहले ही विवाद शुरू हो सकता है। इसीलिए आज महाराष्ट्र के पूर्व चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि अलायंस का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। कई ऐसे इश्यूज हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। सबसे बड़ा मुद्दा सीट बंटवारे का है। मुंबई की मीटिंग में इस पर चर्चा होगी और हो सकता है कोई फैसला भी हो जाए। लेकिन हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि जिस तरह से 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने एक विपक्ष का एक व्यापक गठबंधन बनाया था, उसी तरह का गठबंधन हम बनाए और जो विपक्ष के वोटों का बंटवारा होता है अक्सर, उसको रोका जाए। देखिए, अभी तो कई मुश्किल मुद्दे अभी हल करने हैं, जैसे कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा या एजेंडा फॉर गवर्नेंस होगा, जैसे कि बाकी चीज़ें, झंडा, लोगो, वो तो होता रहेगा। लेकिन फिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा। कई ऐसे राज्य है कि जहाँ भाजपा है नहीं, तो वहाँ पे शायद कांग्रेस का और जो हमारे विपक्ष में लड़ते हैं उनका मुकाबला हो तो भाजपा का कोई लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ पे भाजपा है, वहाँ पे भाजपा के खिलाफ जो वोट पड़ते हैं उसका बंटवारा ना हो, उसकी हम कोशिश करेंगे। पृथ्वीराज चव्हाण की बात सही है कि मुंबई में होने वाली मीटिंग विरोधी दलों के अलायंस की असली अग्नि परीक्षा है। नीतीश कुमार भले ही कह रहे हो कि वो अलायंस के कन्वीनर नहीं बनना चाहते, लेकिन उनकी इच्छा तो है। क्योंकि पिछली मीटिंग में इस पर चर्चा नहीं हुई, उनसे सलाह लिए बगैर अलायंस के नाम का ऐलान कर दिया गया, इसलिए वो नाराज होकर वहां से चले गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश से ज्यादा लालू यादव इस बात के लिए लालायित हैं कि नीतीश बाबू को कन्वीनर बना दिया जाए, ताकि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो और तेजस्वी का कमान संभालने का सपना पूरा हो। लेकिन ये अलायंस ऐसा है जिसमें हर कोई कन्वीनर बनना चाहता है। अरविंद केजरीवाल भी कन्वीनर बनना चाहते हैं और कांग्रेस के नेता खड़गे को कन्वीनर बनाना चाहते हैं। इसलिए पहला झगड़ा तो कन्वीनर की कुर्सी को लेकर होगा। इसके बाद जब बात सीटों के बंटवारे की आएगी तो बंगाल, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों में सहयोगी दल कांग्रेस को कितनी सीटें देंगे और यूपी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन की पार्टियों को कितनी सीटें देगी, इसको लेकर तकरार होगी। इसके बाद मुद्दों पर बात आएगी। कांग्रेस और केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व के पक्ष में हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी हार्ड हिंदुत्व की बात करेगी, जबकि नीतीश कुमार, लालू यादव और अखिलेश यादव जैसे नेता जातिगत समीकरणों को साधने की तरजीह देंगे। इस मामले में बीच का रास्ता निकालना मुश्किल होगा। मजे की बात है कि बिहार और यूपी में नीतीश और अखिलेश ने जाति की राजनीति शुरू भी कर दी है। इसीलिए बिहार में जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है।
अखिलेश यादव यूपी में इसको पूरी तरह हवा दे रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने फिर कहा कि अगर बीजेपी कास्ट सर्वे के खिलाफ है तो खुलकर ये बात कहे। नीतीश कुमार ने ये बात इसलिए कही क्योंकि केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड अचानक बदला। सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार की तरफ से जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसे कुछ ही घंटों में वापस लेकर नया एफिडेविट फाइल किया गया। नए हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत जनगणना का अधिकार केंद्र के पास है, जबकि पहले जो हलफनामा दायर किया गया था उसमें कहा गया था कि जनगणना का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। कोई भी राज्य सरकार या दूसरी संस्था जनगणना या जनगणना जैसी प्रक्रिया नहीं करा सकती। नए हलफनामे से जनगणना जैसी कोई अन्य प्रक्रिया वाली लाइन हटा दी गई है। बस इसी बात को लेकर सियासत शुरू हो गई, क्योंकि बिहार सरकार बार बार ये कह रही है कि वो कोई जातिगत जनगणना नहीं करवा रही है, वो कास्ट बेस्ड सर्वे करा रही है, जिससे समाज के सभी वर्गों को लेकर जो योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं बनाने में आसानी हो। आज नीतीश कुमार ने फिर वही बात दोहराई, कहा बीजेपी नहीं चाहती कि जातियों की आबादी का पता चले, लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ खुलकर सामने भी नहीं आना चाहती, इसलिए घुमा फिराकर मामले को लटकाने की कोशिश कर रही है। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली एससी एसटी और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में उनके यहाँ अब तक प्रावधान है। और हम लोग बराबर कह रहे थे कि अन्य लोगों का भी कर लीजिए, एससी एसटी सबका करवा दीजिए, माने कि तो वो तो कोई किए नहीं, तो उन लोग को तो जो करना था तब बोलिए ना, हो जाना चाहिए था ना 2020 में, तो कहाँ हुआ? ये पहला बार हुआ, अब पहली बार 4था साल हो गया है और यहाँ पर इन लोगों ने जनगणना नहीं किया। तो हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, जनगणना थोड़ी कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं, तो ये सब काम कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्शन होना कोई मतलब है इसका? क्योंकि हम लोग देखिए हो रहा है, चूंकि अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए बहुत लोगों को एतराज होता है कि इतना बढ़िया काम करने जा रहा है और लोगों को फायदा होगा तो उन लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए लोग इलग करता है। इसके बाद तेजस्वी सामने आए। तेजस्वी यादव ने कहा कि जाति जनगणना पर बीजेपी फंस गई है, केंद्र सरकार कंफ्यूज है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कास्ट सर्वे को रोकने के लिए क्या करे। तेजस्वी यादव ने कहा अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा सकती तो ये अधिकार राज्यों को क्यों नहीं दे देती। जो एफिडेविट का मामला है, जो बीजेपी के लोगों का असली चेहरा जो है उजागर हो गया। आप बताइए, रात भर में एफिडेविट भी बदल दिया जाता है, यानी ये साफ दिखाता है कि बीजेपी डरी हुई है और कभी भी नहीं चाहते थे कि जातीय आधारित जो है गणना हो, जो कास्ट बेस्ड सर्वे जो बिहार के लोग करा रहे हैं। अब जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़ी जातियां हैं, अगर उनका हकीकत पता चलेगा, उनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा, तो बीजेपी को डर किस बात का है भाई? तो सवाल ये है कि एफिडेविट किया क्यों गया? इसलिए हम लोग कास्ट बेस्ड सर्वे करा रहे हैं, सर्वे कराया जा रहा है। अगर इतना ही है तो भारत सरकार को बोलिए संविधान में संशोधन करके जो है राज्यों को दे दें कि वो भी सेंसस करा सकते हैं, नहीं तो खुद करावे। केंद्र सरकार के नए एफिडेविट को जेडीयू और आरजेडी ने इशू बनाया। दोनों पार्टियों के नेताओं ने आज दिन भर बयानबाजी की। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा सामने आ गया है। बीजेपी समाज के दबे कुचले वर्गों को उनके हक नहीं देना चाहती, इसीलिए पहले जनहित याचिका के जरिए से रोकने की कोशिश की और अब तो सुप्रीम कोर्ट में खुलकर केंद्र सरकार इसके खिलाफ आ गई। जो संशोधित हलफनामा भी है वो भी बिल्कुल जातीय गणना नहीं होने देने के लिए ही दाखिल किया गया है। कोई भाजपा के नेता या केंद्र सरकार ये नहीं बता पा रही है कि आखिर अगर उनको न पक्ष में कहना है न विपक्ष में कहना है तो उच्चतम न्यायालय गए क्यों? ये जरूर कहीं न कहीं किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र का ही हिस्सा दिखता है। पहले तो अपने लोगों के माध्यम से, लोक हित याचिकाओं के माध्यम से रोकना चाहा, वो नहीं रुका, फैसला बिहार सरकार के पक्ष में हुआ। अब अपने केंद्र सरकार गृह मंत्रालय सामने आके कूद गई है
और घबराहट, बेचैनी, बदहवासी का आलम यह है कि अभी शपथ पत्र दायर होता है, 2 घंटे में फिर उसमें संशोधन हो जाता है, वो भी अर्थहीन। और बात वही यही है कि केंद्र सरकार किसी हाल में बिहार सरकार के काम को रोकना चाहती है। जब जेडीयू और आरजेडी के तमाम नेताओं ने बीजेपी पर सवाल उठाए तो बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी तो शुरू से जातिगत जनगणना के पक्ष में है, लेकिन खोट नीतीश कुमार की नीयत में है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार ने सर्वे पूरा कर लिया है, लेकिन नीतीश कुमार आंकड़े जारी नहीं कर रहे, क्योंकि वो इस मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं। अति पिछड़ा विरोधी है नीतीश कुमार, ये पूरा बिहार जानता है। और आज सिर्फ जातियों में बांटने के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद हम लोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी जातीय सर्वेक्षण के लिए जो कार्य चल रहे हैं उसमें समर्थन करते हैं। इसको पब्लिश करो, किसका इंतजार कर रहे हैं? ये लोग देखिए, ये लोग के मन में खोट है। खोट नहीं है तो पब्लिश क्यों नहीं कर रहे हैं? काम पूरा हो गया तो पब्लिश कर दीजिए। तो ये लोगों के मन में खोट है, क्योंकि पिछड़ों को न्याय मिल जाएगा, स्वर्णों को न्याय मिल जाएगा, अति पिछड़ों को न्याय मिल जाएगा, इससे डरे हुई है सरकार। यूपी में अखिलेश यादव भी जातीय जनगणना की मांग उठा रहे हैं। आज एक पब्लिक मीटिंग में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को पता चल जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है तो वह अपना हक मांगेंगे। और बीजेपी दबे कुचले समाज को उनका हक नहीं देना चाहती, इसीलिए बीजेपी किसी भी कीमत पर जाति जनगणना नहीं होने देगी। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक हम सबका साथ, सबका विकास नहीं कर पाएंगे। ये जो लोग सबका साथ की बात कर रहे हैं, वो सबके बीच में गैर बराबरी नहीं खत्म करना चाहते। और जब तक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, तब तक हम समाज में बराबरी कैसे लाएंगे? इस मुद्दे पर कांग्रेस भी नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के साथ है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जो सरकार धीरे धीरे आरक्षण को खत्म कर रही हो तो जाति जनगणना का समर्थन क्यों करेगी? यही वजह है कि बीजेपी के नेता और केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गोलमोल बात करते हैं, जनता के सामने कुछ और बोलते हैं और कोर्ट में कुछ और कहते हैं। सरकार का पाखंड भी दिखता है। सरकार एक मत में, एक स्वर में जातीय जनगणना के बारे में क्यों नहीं बोलती? कभी बगले झांकती है, कभी इधर उधर की बात करके ध्यान भटकाती है। ये विपक्ष की मांग नहीं है, ये इस देश के शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग की मांग है, जिन्होंने सदियों का की दिक्कत सही है और वो चाहते हैं कि सेंसस हो। तो सरकार अपना रुख और रवैया साफ करे। और ये भी बात है, सुप्रीम कोर्ट में कई बार ऐसा लगता है कि सरकार जो है, जो आरक्षण के खिलाफ लोग हैं उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो सरकार का मत क्या है? आप एफिडेविट में कुछ कहते हैं, कुछ घंटों में बदल देते हैं। ये आपका पाखंड और आपका जो जातीय जनगणना पर मुंह फेरने की बात है, उसको जग जाहिर करता है। लेकिन इस मुद्दे पर एनडीए के पार्टनर चिराग पासवान ने बीजेपी का बचाव किया। चिराग पासवान ने पूछा कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने 30 साल तक बिहार में राज किया, इतने सालों में उन्हें कास्ट सेंसस की याद क्यों नहीं आई? चिराग ने कहा कि हकीकत तो यही है कि ये सब चुनावी शगुफे हैं, चुनावी फायदे के लिए छोड़े गए हैं। जाति आधारित जनगणना का समर्थन जब तमाम दलों ने किया तो क्यों नहीं सबको बैठाकर एक आम राय बनाई जाती? इसको लेकर नीति अगर पहले ही अगर ये चर्चा कर ली गई होती तो हाई कोर्ट में इस पे रोक नहीं लगती। और आज जिस तरीके से भाई देश चलेगा, कानून के आधार पर चलेगा ना। देश में संघीय ढांचे में फेडरल स्ट्रक्चर जो हमारे देश का है, उसमें राज्यों के अधिकार और केंद्र के अधिकार पूर्णतः स्पष्ट रूप से बटे हुए हैं। ऐसे में कोई गैर कानूनी कार्य भी कोई राज्य सरकार नहीं कर सकती है। जाति आधारित जनगणना करवाने का मुख्यमंत्री जी का फैसला पूर्णतः राजनीतिक है। जबकि 2024 और 2025 विधानसभा के चुनाव जब समीप हैं तो आज आपको इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। इससे पहले इतने समय तक लगभग पिछले 3 दशक से ज़्यादा भाई यही गठबंधन बिहार में सत्ता में रहा है, तो क्यों नहीं उस वक्त आपने जाति आधारित जनगणना की आपने बात की? हम लोग पक्षधर हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए
ताकि उसके अनुपात में जो योजनाएं बनती हैं उसमें राशियों का आवंटन हो और इस बात की गणना की जा सके कि क्या उसका लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। पर इसमें जिस तरीके से राजनीति सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए मौजूदा बिहार सरकार के द्वारा की जा रही है, वो सोच गलत है। जो लोग बिहार की राजनीति को करीब से समझते हैं उन्हें पता है कि बिहार की सियासत का सेंटर जातिगत समीकरण ही होते हैं। लालू यादव ने पहले MY समीकरण बनाया, फिर भूरा बाल साफ करो का नारा दिया। भूरा बाल का मतलब था भूमिहार, राजपूत, बनिया और लाला। इन्हीं समीकरणों के भरोसे लालू ने बिहार में 15 साल तक सरकार चलाई। नीतीश कुमार ने लालू से फॉर्मूला सीखा। जब सत्ता में आए तो उन्हें दलित और महादलित को उन्होंने बांटा। अब लालू यादव और नीतीश कुमार मिलकर पिछड़ों और दलितों को कास्ट सेंसस का झुंझुना दिखाकर जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा देंगे। बीजेपी जाति की राजनीति के खिलाफ है, लेकिन ये मुद्दा ऐसा है जिसका विरोध बीजेपी भी नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे लगता है कि ना तो किसी का जातिगत जनगणना में विश्वास है, ना इंटरेस्ट है, ना ही कोई इसका विरोध करने में सीरियस है। एक सियासी मसला है, दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पर आरोप लगाकर वोटों का फायदा उठाना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। चूंकि मसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, इसका असर यूपी, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक तक होगा। इसलिए विरोधी दलों में शामिल पार्टियां इस मुद्दे को हर प्रदेश में जोर शोर से उठाएंगी। अखिलेश यादव ने तो अभी से इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया। आज अखिलेश यादव मऊ में थे। मऊ जिले की घोसी असेंबली सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह के इस्तीफे के बाद बाई इलेक्शन हो रहा है। दारा सिंह अब बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और अखिलेश यादव ने दारा सिंह के खिलाफ सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को कांग्रेस, CPM और CPI-ML ने सपोर्ट किया, जबकि BSP बाई इलेक्शन में उम्मीदवार खड़ा नहीं करती। इसलिए मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच है। अखिलेश यादव भी पूरी ताकत लगा रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने मऊ में पब्लिक मीटिंग की। इस मीटिंग में भी अखिलेश ने विरोधी दलों के गठबंधन की बात की। अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी का चुनाव सिर्फ यूपी का नहीं है, इसका मैसेज पूरे देश में जाएगा। इसलिए ये देश की पॉलिटिक्स को बदलने वाला चुनाव होगा। अखिलेश ने कहा, जब से इंडिया अलायंस बना है बीजेपी डरी हुई है। तमाम मंत्री आ रहे हैं धोखा देने, अपनी उपलब्धियां नहीं बता रहे हैं आकर के। जो मंत्री आए हैं वो अपना काम नहीं बता रहे, वो कुछ और इंतजाम में लगे हुए हैं। लाल किले से लेकर के मंचों तक कहा था कि हमारे किसान की पैदावार जो होगी उसकी आय हम दोगुनी कर देंगे। बताओ, ये डबल इंजन की सरकार वालों ने किसी किसान की आय दोगुनी की हो तो बताइए। ये लोग कह रहे डबल इंजन से कुछ नहीं होता, इंजन का ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। जब से समाजवादी और देश के दल एक हो गए, जब से इंडिया गठबंधन बना है, लोग घबराए हुए हैं कि इंडिया गठबंधन कैसे बन गया। बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन जनता के सामने कोई चीज टिक नहीं सकती है। अगर जनता ने मन बना लिया तो जनता के फैसले को कोई बदल नहीं सकता। अखिलेश यादव घोसी के बाई इलेक्शन को इंडिया अलायंस का लिटमस टेस्ट बता रहे हैं। मजे की बात यह है कि मायावती ने इस गठबंधन से दूर रहने का फैसला किया है, लेकिन उनकी पार्टी के कुछ नेता खुलकर ये कहने लगे थे कि BSP को भी विरोधी दलों के अलायंस में शामिल होना चाहिए। लेकिन अब मायावती ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन ले रही हैं। वेस्टर्न यूपी में BSP के कोऑर्डिनेटर इमरान मसूद ने 2 दिन पहले यही बात कही थी, इसलिए आज उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। इमरान मसूद को पार्टी से निकालने का ऐलान BSP की सहारनपुर यूनिट ने किया। कहा गया है कि इमरान मसूद पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, उन्हें कई बार चेतावनी दी गई, लेकिन उनका रवैया नहीं बदला। इसलिए इमरान मसूद को BSP से निकालने का फैसला किया गया।
लेकिन इमरान मसूद आज भी अपनी बात पर अड़े हैं। इमरान मसूद ने कहा कि वो पार्टी की भलाई की बात कर रहे थे, लेकिन सच बोलने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। ना तड़पने की इजाजत है ना फरियाद की, घुट के मर जाऊं ये मर्जी है मेरे सैयाद की। तो मैंने गलती क्या की, मेरा गुनाह क्या है? मुझे तो अपने गुनाह का भी नहीं पता चल पाया कि मेरा गुनाह क्या है। मैंने तो पार्टी को बढ़ाने की बात की, मैंने तो मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात की। मेरे मिशन मूवमेंट को बढ़ाने का सबूत मेरे आने के बाद पार्टी को मिले हुए वोटों के अंदर खुद ब खुद परिलक्षित हो रहा है। जहां जहां गया वहां वोटों के अंदर वृद्धि हुई। तो उसके बाद आप मुझे पार्टी से निकाल रहे हो तो मेरी समझ से तो बाहर है। बाबा साहब के संविधान के ऊपर जब देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बयान जारी कर दे, उसके बाद अगर हम चेताने की बात करें, उसको अनुशासनहीनता मान ली जाए, तो मैं क्या बात कर सकता हूँ। 2024 में बसपा को फिर कहाँ देख रहे हैं? जैसे कि आप जीरो पर आउट होना है साहब। अगर गठबंधन में नहीं जाएंगे तो जीरो पर आउट होंगे। जीरो पर लिख लीजिए, जीरो पर। और यही मैंने परसों इंटरव्यू में बोला था। मैंने गलत क्या बोल दिया भाई? मैंने यही तो कहा कि जीरो पर आउट हो जाओगे। हालांकि किसका अंदाजा क्या है, कौन क्या कह रहा है, कौन किसके साथ जा रहा है, इसका योगी आदित्यनाथ पर कोई असर नहीं दिख रहा। योगी अपने काम में लगे हैं। आज उन्होंने झांसी का दौरा किया, विकास के कामों का जायजा लिया। इससे पहले लखनऊ में फिक्की की नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में हिस्सा लिया। यहां योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले 6 साल में क्या किया, ये यूपी में दिखाई दे रहा है। योगी ने कहा जब बीजेपी की सरकार बनी थी उस वक्त कानून व्यवस्था यूपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बड़े माफिया एक्टिव थे, औद्योगिक घराने यूपी में निवेश करने से डरते थे, लेकिन अब माहौल बदल गया है। योगी ने कहा कि उन्होंने यूपी में अपराधियों के गिरोह खत्म कर दिए हैं, गुंडे माफियाओं का आतंक खत्म हो चुका है। ये उनकी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उत्तर प्रदेश के अंदर ऑर्गेनाइज क्राइम आज एकदम जीरो पर है। यहां कोई अपराध अब नहीं हो सकता, कोई यहां किसी का फिरौती के लिए अपहरण नहीं कर सकता। कोई गुंडा जाकर के किसी इंडस्ट्री में जाकर के वह या उसका गुर्गा जाकर के किसी उद्यमी को या वहां उनके किसी कार्मिक को धमकी नहीं दे सकता। जबरन कोई उद्योग को बंद नहीं कर सकता, चाहे वह माफियाओं से जुड़े हुए मामले रहे हों, पेशेवर गुंडों और राजनीतिक संरक्षण में पलने वाले गुंडों का मामला हो। इन सब से मुक्त होकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ चुका है। योगी आदित्यनाथ के विरोधी भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि यूपी में कानून व्यवस्था की हालत तो सुथरी है। अतीक अहमद, विकास दुबे, धनंजय सिंह और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया का नामो निशान मिट गया। माफिया की संपत्ति को जब्त करके, जमीनों पर कब्जा करके, उन जमीनों पर गरीबों के लिए मकान बना दिए गए। किसी भी राज्य में जब अपराधियों में कानून का खौफ होता है, कानून व्यवस्था बेहतर होती है, तो विकास के रास्ते खुलते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, नए उद्योग लगते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है, हम लोगों का लाइफस्टाइल, जीवन स्तर सुधरता है। और ये सब यूपी में लगातार हो रहा है। इसीलिए अब अगर दूसरे राज्यों में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो वहां के लोग भी यही कहते हैं कि उन्हें भी योगी आदित्यनाथ जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए। और ये बड़ी बात है, इसके लिए योगी की तारीफ होनी चाहिए। आज की एक और अच्छी खबर आपको बता दूं, ये खबर इसरो से आई है। रोवर प्रज्ञान ने जो रिपोर्ट भेजी है उससे कंफर्म हो गया कि चांद की सतह पर बड़ी मात्रा में सल्फर मौजूद है। इसरो की तरफ से बताया गया कि रोवर प्रज्ञान में लगे लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने जो डेटा भेजा है उससे यह क्लियर हो गया कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सल्फर के अलावा एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी मौजूद है। हालांकि दक्षिणी ध्रुव पर हाइड्रोजन की तलाश अभी जारी है। उसकी मौजूदगी के बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिला है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चांद पर लैंडिंग के बाद से रोवर प्रज्ञान लगातार वहां पर कई चीजों की खोज कर रहा है। उसके पास अब रोमिंग और रिसर्च के लिए 10 दिन से भी कम का वक्त बचा है, लेकिन साइंटिस्ट को उम्मीद है इस दौरान वो अपने लक्ष्य में कामयाबी हासिल करेगा और चांद की सतह पर मौजूद तमाम चीजों के बारे में जानकारी पहुंचाएगा। चांद की धरती पे हमें जो ये एलिमेंटल कॉम्पोजिशन मिली है, जहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिला है, यह ऑक्सीजन
हमें यह नहीं बता रहा कि चांद की मिट्टी में जीवन है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो ये ढूंढ रहा है कि चांद की मिट्टी में क्या क्या एलिमेंट्स हैं। तो उसमें हमें आयरन भी मिला है, सिलिकॉन भी मिला और ऑक्सीजन भी मिला। ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट होता है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हाई एनर्जी की लेज़र डाली जाती है। उससे जो भी उसके अंदर, उस मिट्टी के अंदर, चांद की मिट्टी में जो कुछ भी एलिमेंट्स हैं, उन सबको एक हाई एनर्जी स्टेट में लाया जाता है, जिससे कि जब वो वापस अपनी नेचुरल फॉर्म में जाएं तो हमें एक रेडिएशन मिलता है। उस रेडिएशन को पढ़कर, उसको हम कहते हैं सिग्नेचर, स्पेक्ट्रम कहते हैं, उसको हम पढ़कर पता लगाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। ऐसे एक बात आपको बता दूं कि चांद पर पानी है, ये बात तो हम पहले से जानते हैं। इसकी कॉन्फर्मेशन चंद्रयान 1 ने दी थी। आज चंद्रयान 3 ने कंफर्म कर दिया कि चांद पर ऑक्सीजन है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ऑक्सीजन होने का मतलब ये नहीं लगाया जा सकता कि चांद पर सांस लेने लायक वातावरण है, क्योंकि जो ऑक्सीजन मिली है वो तमाम मिनरल के ऑक्साइड के रूप में है। इसलिए अभी चांद के बारे में बहुत सारी जानकारी की जरूरत है, जो चंद्रयान 3 जरूर देगा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए आज अच्छी और बुरी खबरें साथ साथ आईं। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इमरान खान को लोअर कोर्ट से मिली 3 साल की सजा पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने इमरान की तुरंत रिहाई के ऑर्डर भी जारी कर दिए, जिसके बाद इमरान के सपोर्टर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। लेकिन रिहाई के आदेश के बाद भी इमरान खान के लिए नई मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। हाई कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत स्पेशल कोर्ट ने इमरान खान को साइबर केस में न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश सुना दिया। उनकी जमानत रद्द कर दी गई, यानी इमरान खान फिलहाल जेल में ही रहेंगे। इस केस में इमरान खान को कल कोर्ट में पेश होना है। ये केस अमेरिका के उस सीक्रेट लेटर के गायब होने से जुड़ा है, जिसे लेकर इमरान ने दावा किया था कि इसमें उनकी सरकार को गिराने की साजिश रची गई थी। पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर वहां की मौजूदा सरकार और जुडिशरी के बीच चूहे बिल्ली का खेल चल रहा है। सरकार इमरान को किसी भी कीमत पर जेल में रखना चाहती है और जुडिशरी इमरान को जेल से बाहर निकालना चाहती है। इमरान को एक केस में बेल मिलती है तो सरकार उसे दूसरे केस में फंसा देती है। लेकिन इस खेल में इमरान को जनता की सिंपैथी मिल रही है और सरकार को सिर्फ बदनामी। आज की बात में इतना ही। मेरी आपसे अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।